तो मैंने आपकी वो कॉल सुनी जो वो जी सर। मोमिना आई थी, अ, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा। हुँ। जो कि वो बात कर रही थी डॉन टू डस्क ड्राई फास्टिंग की एक स्टडी से रिलेटेड उन्होंने बात की थी। और आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया। आप थे, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, और हाजी भाई भी थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको डॉक्टर हैंडल किया। एमएचएस। जी, हुँ, जी, एंड में डॉक्टर एमएचएस आए, उन्होंने बहुत हुँ, अच्छे तरीके से हैंडल किया। कॉल बहरहाल थोड़ी लंबी थी, तो लेकिन ये है कि टुकड़ों-टुकड़ों में मैंने वो सुन ही ली है। तो उस पर मैं थोड़ा टाइम देना चाहूँगा। सबसे जी पहले सर, तो ये है ज़रूर। सबसे पहले तो ये गालिब, not with the intent to corner that young kid because she was at the end of the day a young student. हुँ, उन्होंने आते साथ आप पर जब बेसलेस अंदाज में इल्ज़ाम लगाया और बड़े काफ़ी एग्रेसिव अंदाज में कि जी आपने अपनी वीडियो में कुछ झूठ बोला है, और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उस वक़्त शुरू में कि वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने तो आगाज़ ही झूठ से किया। ये तो बात अभी हम रिसर्च को पूरे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और एक होलिस्टिक पिक्चर सारी समझेंगे तो फिर पता लगेगा कि रिसर्च और साइंस हमें क्या बताती है, तो सच झूठ तो पता लग जाएगा। लेकिन जो चीज़ एस्टेब्लिश हो गई उस कॉल के अंदर, यूट्यूब के अंदर, जब तक यूट्यूब रहेगा आपकी वीडियोज़ ऑनलाइन रहेंगी, वो लाइव स्ट्रीम है, वो उसका टुकड़ा क्लिप जो है वो पोस्ट हुआ है, उसमें जो रिकॉर्ड पर बात आई, उन्होंने ने तो झूठ बोला, उसका तो एविडेंस मौजूद है। क्यों? एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉल शी क्लेम्ड टू बी अ डॉक्टर। बाय द टाइम डॉक्टर एमएचएस केम इन, उन्होंने उनको जब थोड़ा कॉर्नर किया गया तो उन्होंने रिट्रीट किया। उन्होंने कहा कि वो सेकंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट है। तो ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई कि झूठ का आगाज़ उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक सरीहन झूठ से किया था। और ये एक चीज़ एस्टेब्लिश करती है, वो ये है कि जब उन्होंने अपनी बात में कोई वज़न लाना हो, तो वो किसी भी वक़्त कोई झूठ बोल सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो हमेशा झूठ बोलेंगी, और मेरे उनको एडवाइस होगा कि भई आपने अपना ट्रस्ट क्यों ऐसे ही जेपरडाइज़ किया झूठ बोल के? क्या आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं थीं अपनी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, जो साइंटिफिक नॉलेज आप शेयर करने के लिए आई थीं, क्या आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं थीं, जिसकी वजह से आपको झूठ का सहारा लेते हुए एक आर्गुमेंट बाय अथॉरिटी बिल्ड करना पड़ा? तो इससे परहेज़ करें, एक दफ़ा हो गया, लेकिन आइंदा ये आपको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में तंग कर सकता है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा हर चीज़ में झूठ क्या कहते हैं बोलती होंगी, लेकिन ये है कि बहरहाल आपने एक एविडेंस दिया है कि आप अपनी बात में वज़न डालने के लिए आप झूठ बोल सकती हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, और इसका तो एविडेंस उस कॉल में मौजूद है। पहली तो बात ये है। उसके बाद ये है कि अ, गालिब ऐसा है कि उन्होंने जो स्टडी जो शेयर की थी, हुँ। वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें जो डॉन टू डस्क ड्राई फास्टिंग बिफोर रमज़ान एंड आफ्टर रमज़ान, कुछ मार्कर्स को मॉनिटर किया गया है। स्पेसिफिकली प्रोटियोमिक एनालिसिस किया गया है, जो कि प्रोटीन का एनालिसिस है, जो कि एक इट्स अ वेरी गुड टूल टू क्वांटिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स। वो ब्लड से लिया गया है, वो जो ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स होते हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन का जो सिग्नेचर्स हैं, उनको डिटेक्ट किए गए हैं। जो डॉक्टर हज़रात हैं, वो ये जानते होंगे कि जहाँ एक बेसिक सीरम होता है, इसके अलावा जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं, उसको पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स कहते हैं। उनके अंदर प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन को उन्होंने बिफोर रमज़ान और आफ्टर रमज़ान मॉनिटर किया है, और जिससे आप वाक़ई चंद जीन्स की अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। और उन्होंने उस स्टडी में ये बात की है, मैं वो स्टडी अभी सामने भी लेकर आऊँगा। उस स्टडी में ये उन्होंने बताया है कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स जो कि ट्यूमर के जेनेसिस को एनकरेज करती हैं, वो डाउन रेगुलेट होती हैं उसके बाद रोज़ो रमज़ान के बाद उस पॉपुलेशन में। बात ये है कि स्टार्वेशन के फ़ेज़ में जाने से जो फ़ायदे होते हैं, वो तो हम देखेंगे जब हम फुल डिटेल में देखेंगे, जब हम होलिस्टिकली इस टॉपिक के अंदर घुसेंगे कि वो बेसिकली उनके ओरिजिन्स एवोल्यूशनरी हैं।
तो बेसिकली किसी भी किस्म का, और ये मैं बात एस्टेब्लिश करूँगा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, कि जो भी किसी भी फॉर्म ऑफ फास्टिंग के जो फ़ायदे हैं, वो एक बेसिकली प्रो एवोल्यूशन आर्गुमेंट है। वो प्रो गॉड आर्गुमेंट नहीं है, बेसिकली इट्स एन एंटी गॉड आर्गुमेंट। अगर किसी फॉर्म ऑफ फास्टिंग का कोई हेल्थ बेनिफिट हो रहा है ना, उसकी एवोल्यूशनरी अंडरपिनिंग्स हैं, तो उनको समझना पड़ेगा। लेकिन मुझे उस रिसर्च में जो उन्होंने कोट की, वो मैं अभी शेयर करता हूँ। मुझे एक बहुत बड़ा झोल नज़र आया, उनकी अपनी फाइंडिंग के अंदर जो वो फाइंडिंग उन्होंने रिपोर्ट की है, मगर देयर इज़ एन eerie साइलेंस अबाउट दैट फाइंडिंग। उस पेपर में उन्होंने अपनी ही फाइंडिंग, वो रिजल्ट्स और टेबल्स के अंदर वो बात नज़र आ रही है, लेकिन उस पे जुमला एक नहीं लिखा ऑथर्स ने, ठीक है? वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि उनके अपने रिजल्ट्स क्या एस्टेब्लिश कर हुँ। रहे हैं। और अगर डॉक्टर एमएचएस हैं, तो आप भी जॉइन करें। आई थिंक द डिस्कशन वुड बिकम रिचर। तो इस वक़्त मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, गालिब। मैं एक जी सर। पर्टिकुलर हुँ। विंडो, मैंने कुछ पीडीएफ्स खोले हुए हैं, मैं सिर्फ़ अ, आप उस नीचे जाएँ, क्रोम में से हाँ, जाएँ, हाँ। आप शेयर स्क्रीन करके क्रोम टैब शेयर करें सिर्फ। नहीं, मैंने क्रोम हुँ। टैब नहीं शेयर करना, मैंने वो एक्रोबैट आप की विंडो एक्रोबैट शेयर। करेंगे तो एप्लीकेशन विंडो में फिर आप उस तरफ हाँ, जाएँगे। मैं देख रहा हूँ। हुँ। तो ओके, तो आप ज़रा उसको वेट कर लीजिएगा पहले ज़रा। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं देख लूँगा। मैंने शेयर किया। अच्छा, अब आप रेडी हैं ना? मैं कर दूँ? हाँ या जी, मुझे आप भेज दें पीडीएफ, मैं कर लेता हूँ? नहीं, दरअसल ना गालिब बहुत सारे पीडीएफ्स हैं जिनको मैं बैक एंड फ़ोर्थ मूव अच्छा, करना अच्छा, चाहता हूँ, ठीक, इस ठीक, वजह ठीक, से। ठीक, वरना ठीक, ठीक। मैं मेरी प्रेफ़रेंस यही होती है हाँ, कि मैं आपको भेजूँ हाँ। और फिर हम करें, क्योंकि बैक एंड फ़ोर्थ मुझे चलो करना है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ फिर म इसको शेयर। मैं चाह रहा हुँ। हूँ कि ज़रा जल्दी हो जाएगा काम। तो अच्छा, आप ठीक शेयर है, ये आ करेंगे? गई। आप हाँ जी, ये आ गई। हुँ। ठीक है जी। ये है जी वो स्टडी जो कि एंड 2022 की है, ठीक है? वो इसको जनवरी 2023 की कह रही थी, वो शायद इस वजह से हुँ, कह रही थी कि वो एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रही थी इसके बारे में, जो हुँ। जनवरी 2023 का था, और जिसका जो अच्छा। नाम लिया उन्होंने, मौली चू, वो उस जर्नलिस्टिक ऑथर का नाम था, वो इनका ऑथर का नाम नहीं था। इसका मतलब है कि उनकी सोर्स वो एक जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है। सेकेंडरी हाँ, सोर्स है। नॉट नॉट दिस ओरिजिनल आर्टिकल जिस पर वो न्यूज़ आर्टिकल बेस्ड था। ये बहरहाल 2022 का ही है, एंड हुँ, 2022 का हुँ। है ये, ठीक है? चलें, इसका हम उन्हें दे देते हैं लीवे। तो ये स्टडी बहरहाल डॉन टू डस्क ड्राई फास्टिंग के ऊपर हुई है, और वो बता रहे हैं, उनका क्लेम ये है कि इट इंड्यूसेस सर्टेन चेंजेस, ठीक है जी। हुँ, क्या है कि जी एंटी ट्यूमेरोजेनिक प्रोटियोम, उन्होंने प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन का एनालिसिस किया बिफोर एंड आफ्टर रमज़ान, ठीक है जी। हाँ, पॉपुलेशन थोड़ी है, लेकिन जैसे है उन्होंने बताया है कि 14 लोग हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, देखते हैं कि इस स्टडी में से क्या निकलता है आगे, ठीक है जी। तो हुँ, अ, ये जिस तरह मैंने कहा, जो उन्होंने टूल इस्तेमाल किया, वो ये प्रोटियोमिक्स का है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके उनके एक्सप्रेशन को एनालाइज़ किया। मैं उसके पूरे ग्राफ्स आपके सामने शेयर करूँगा। अगेन ये पीबीएमसी जो है, ये आपके पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, जिनके अंदर प्रोटीन सिग्नेचर्स को उन्होंने क्या कहते हैं, एनालाइज़ किया, और उनका क्लेम ये है कि सर्टेन प्रोटीन प्रोटीन एक्सप्रेशन जो हैं, वो अफ़ेक्ट होते हैं। बाकी बातें मैं कहता हूँ, उनकी ये बातें दुरुस्त हो सकती हैं कि जी कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो डाउन रेगुलेट हो रही हैं, और कुछ जीन्स ट्यूमेरोजेनिक जीन्स जो हैं वो डाउन रेगुलेट हो रही हैं। वो मैं उसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बाद में दूँगा, लेकिन पहले मैं उनका जो सबसे पहला रिज़ल्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट है, वो मैं आपके सामने क्या कहते हैं, बताना चाहता हूँ। तो अगेन जो रोज़ा था वो 14 आवर डेली का था, ठीक है जी? और उन्होंने रमज़ान से पहले एक टाइम पॉइंट पर ये प्रोटीन एनालिसिस किया, और एक 4 हफ्तों बाद किया, ठीक है जी? तो जिस मार्कर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, वो कौन-सा मार्कर था, ठीक है? और जो जो उन्होंने ऑटोमैटिकली प्लॉट्स जनरेट किए हैं, उसमें ये नज़र आ रहा है, लेकिन जुमला एक नहीं लिख सके इस पे। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ, ये ज़रा पढ़ें। वो कहती है, देयर वाज़ एन एवरेज 36 फोल्ड इंक्रीज इन द कोएगुलेशन फैक्टर एक्स। ये कोएगुलेशन फैक्टर एक्स जो है, ये F10 भी कहलाता है। इसके अंदर 36 गुना इज़ाफ़ा था, ठीक है? अच्छा, ये 36 क्या गुना करता इज़ है?
ये क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए तो ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है, आपके अंदर थ्रोम्बोसिस और क्लॉट्स हाँ, हाँ, हाँ। करता है, और ये आपका स्ट्रोक भी कर सकता है, और हार्ट के मसले भी कर सकता है। बहुत सारी जो आपके जिन जो एट रिस्क पेशेंट होते हैं हार्ट के, उनको इस फैक्टर को इनहिबिट करने की दवाई दी जाती है, ताकि वो उनकी क्लॉटिंग जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। 36 गुना क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर क्या कहते हैं इज़ाफ़ा हुआ है। अच्छा, अब ये तो उन्होंने एक एक सिर्फ़ जुमला लिख दिया, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ वो बिल्कुल ही नहीं छुपा सके। यहाँ ये बात उनका ये प्लॉट है, मैं ज़रा इसको ज़ूम करना चाहूँगा। ये जो प्लॉट बी है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो ऑडियंस बेयर विद मी, डोंट गेट इंटिमिडेटेड। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन 30 सेकंड्स के अंदर आपको सारी समझ में आ जाएगी बात क्या हो रही है। ठीक है जी? वो ये सारे वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिनकी उन्होंने चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर को क्या कहते हैं एनालाइज़ किया। ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जानते हैं, ये बड़ा मशहूर एक विजुअलाइज़ेशन प्लॉट होता है, जिसको कहते हैं वोल्केनो प्लॉट। तो दिस इज़ अ वोल्केनो प्लॉट। वोल्केनो प्लॉट में होता क्या है कि जिस वेरिएबल को आप देखना चाहते हैं ना, एक्स एक्सिस पर उसकी जो फोल्ड चेंज है ना, फोल्ड चेंज से मतलब ये है कि वो कितना गुना क्या कहते हैं चेंज हुआ। यानी जिस तरह कहते हैं ना, 2 फोल्ड हो गया, 3 फोल्ड हो गया, तो वो डबल होगा उसकी, अगर वो यानी फोल्ड हुआ तो उसको 3 कहेंगे, ठीक है? अगर वो 36 गुना हुआ तो उसको 36 कहेंगे। तो लेकिन इसको लॉग स्केल में दिखाने के लिए उसका लॉग लिया जाता है। तो अगर ये जो 1 वाली लाइन है ना, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये 1 वाली लाइन, ये दरअसल दुगने होने को रिप्रेजेंट करती है। और जो 36 गुना वाली लाइन है ना, वो तकरीबन 5 के करीब करती है, कि लॉग 36 जो है वो 5 के करीब होता है, टू द बेस 2। ठीक है? जो लोग समझ रहे हैं वो समझ रहे होंगे। तो आप ये देखें, ये F10 है ना, कोएगुलेशन फैक्टर, वो 5 के इर्द-गिर्द आ रहा है। सब जगह 4 और 6 से ऊपर आप ड्रॉ ड्रॉ करें तो ये F10 वो कोएगुलेशन फैक्टर है जिसका सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। और ये जो इसका वाई एक्सिस है, ये समझिए कि उसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, कि एक तो उनका इंक्रीज़ भी हुआ, और उनका कॉन्फिडेंस इसमें कितना ज़्यादा है, कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि ये चांस की वजह से है या एक्चुअल कोई अंडरलाइंग फिनोमिनन है। तो जितनी ये ज़्यादा हो, उतना बेहतर है। ठीक है जी? तो वोल्केनो प्लॉट इज़ अ वेरी गुड विजुअलाइज़ेशन, कि अगर वो समझें कि जी इस तरफ भी ज़्यादा है अलोंग द एक्स एक्सिस, और अलोंग द वाई एक्सिस भी ज़्यादा है, तो वो आपको बताता है कि चेंज भी ज़्यादा है, और क्या कहते हैं आपकी उसका उसके अंदर हमारे स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है। अब आप सारे पेपर को छान मारें, सारे पेपर को छान मारें, मैं आपके सामने टू बी ऑन द सेफ साइड आपको F10, ये मैंने कंट्रोल F किया, ठीक है? या FX आप इसको सर्च करें, वो टेबल में आ गया, ठीक है? टेबल में वही चीज़ है। लेकिन एक ये वही है जो मैंने पहले दिखाया था, ठीक है? जिसमें उन्होंने मेंशन किया, लेकिन कहीं डिस्कशन में एक जुमला नहीं बोल सके कि वो देखें खत्म हो गया, नो मोर मैचेस फाउंड। कहीं वो ये जुमला नहीं बोल सके कि ये इतना खतरनाक फैक्टर जो है वो आपका बड़ा है। अब आपको कुछ सवालात होने चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स, ये जो सारे पेशेंट्स थे, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स थे, ठीक है? जो उनकी जो स्टडी पॉपुलेशन थी। तो आप कहेंगे ये तो आप मुझे बता रहे हैं कि 36 गुना चेंज हो गया, 36 गुना चेंज हो गया, तो वो उनकी बेसलाइन क्या थी कि जिससे वो 36 गुना चेंज हुआ? तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, वो ऑलरेडी, ये मैं एक और पेपर शेयर कर रहा हूँ, उनकी बेसलाइन जो कोआगुलेशन की तरफ टेंडेंसी है ना, वो ही बहुत ज़्यादा होती है। यानी वो हाइपर कोएगुलेबिलिटी का मतलब ये है कि वो क्लॉटिंग उनके अंदर ज़्यादा रिस्क, क्लॉटिंग रिस्क मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर बेसलाइन ही ज़्यादा होता है। वो बेसलाइन ज़्यादा है, उससे 36 गुना उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है? यानी वो अच्छा, तो उनकी तो हेल्थ सीरियस रिस्क में आ गई सर। हेल्थ सीरियस रिस्क में आई, और इसके बारे में इनके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला ऑथर्स के मुँह में। मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आप इसको, मैं कहता हूँ कि मेडिकल एक्सपर्ट्स से जाकर डिस्कस करें और उनसे बात करें कि ये जो बात हो रही है, ये आपको लॉजिकल लग रही है कि नहीं लग रही? ठीक है जी। अच्छा जी, यानी सर आगे हम चलिए। एक एक सेकंड इधर पॉज करते हैं। यानी उन लोगों के अंदर जो है स्ट्रोक का चांस जो है, जी, जी, जी। ठीक है, जी, जी।
चाहे वो हार्ट स्ट्रोक हो या ब्रेन हैमरेज हो, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जी 36 गुना यानी वो कोagulation सीरियस रिस्क पे चले गए, सीरियस रिस्क पे। और चेंज क्या हुई है, उन्होंने 4 हफ्ते रोजे रखे हैं, डॉन से डस्क ड्राई फास्टिंग की है, तो उनके अंदर कोagulation फैक्टर जो है वो बढ़ गया। अब मैं इसको जोड़ता हूँ कुछ चीजों से, ठीक है? हम्म। मैं आपको ये जोड़ता हूँ, ये डिहाइड्रेशन के ऊपर एक पेपर है, ठीक है? डिहाइड्रेशन के ऊपर एक पेपर है, लेकिन इसमें डिहाइड्रेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं और जो वो सिम्पटम्स क्रिएट कर सकते हैं, ये जरा देखें। वो कहते हैं डिहाइड्रेशन इज द रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस, जिसका मतलब कि ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन, पर्टिकुलरली कौन सा, सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, सीवीएसटी, ठीक है? जो कि दिमाग के अंदर क्या कहते हैं थ्रोम्बोसिस कर सकता है, जिसके अंदर क्या जिस जो मैनिफेस्ट कर सकता है एज हेडेक। ठीक हो गई बात? यानी आप इसको कनेक्ट करें कि डिहाइड्रेशन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। वो लोग डिहाइड्रेटेड रहे, सवाल ये कि क्या इतने डिहाइड्रेटेड रहे कि उनके अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स मैनिफेस्ट होंगे? वो कोएगुलेशन फैक्टर एफएक्स एफ10 36 गुना बढ़ा, और इधर आप देखें कि डिहाइड्रेशन रिस्क फैक्टर है क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, इन चीजों को आपस में जोड़े, बात समझ में आ रही है ना? उसके हाँ जी, बाद हाँ जी। नेक्स्ट लाइन पढ़ लें कि इधर तो मुसलमानों की तरफ से, एक मुस्लिम मुल्क की तरफ से स्टडी आई, अ 7 ईयर रेट्रोस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी, 7 साल के डेटा के ऊपर उन्होंने स्टडी किया, वाज कंडक्टेड इन ईरान एंड फाउंड हायर प्रेवलेंस ऑफ सीवीएसटी, ये सेरिब्रल venous sinus thrombosis, during the months of Ramadan compared to other months in the lunar calendar. ठीक है? वाह जी 7 वाह। साल 7 साल के डेटा की बेसिस पर वो बता रहे हैं कि ये सीवीएसटी जो ब्रेन के अंदर क्लॉट्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये थंडर क्लैप, हेडेक के सिम्पटम्स आ रहे हैं, वो रमजान के महीने में ज्यादा है, सिग्निफिकेंटली ज्यादा एज कंपेयर टू अदर मंथ्स ऑफ द लूनर कैलेंडर। ठीक है जी? और सर देखें, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जी अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर का इशू है और उसका एक कोएगुलेशन का इशू भी साथ बन जाए तो क्या बनेगा? एग्जैक्टली बात ये है कि ये ब्लड जो प्रेशर तो बहुत कॉमन है ना। सुने, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? उनकी ओबेसिटी है, वो ग्लूकोज टॉलरेंस उनकी अच्छी नहीं है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के मसले होते हैं। मेरी कुछ डॉक्टर्स के साथ क्या कहते हैं बहस हुई, और उन्होंने ये बताया कि विद एवरी कंपोनेंट दैट इज इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपका रिस्क फॉर क्लॉटिंग ऊपर ही जाता जाता है, और हम्म। उन बेचारों को आपने इतने बड़े रिस्क से एक्सपोज किया, और आपका अपना डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि उनका क्लॉटिंग फैक्टर 36 गुना बढ़ गया है। मुझे तो ये है कि जो उन्होंने एनालिसिस किया है ना, मैं तो उनके एनालिसिस को मानने के लिए तैयार हूँ। जो उन्होंने मशीन इस्तेमाल की, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, जिससे प्लॉट्स उन्होंने जनरेट किए और जिससे टेबल वगैरह जनरेट किए, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी रिसर्च की है उन्होंने। लेकिन वो खामोश है, देयर इज एन एयरी साइलेंस अबाउट दिस की फाइंडिंग ऑफ देयर वर्क, बोले ही नहीं इस पे, बाकी चीजों के ऊपर बोलते रहे। अच्छा जी, इसके बाद अभी हमारी डिस्कशन ज़रा लंबी चलेगी, इस वजह से मैंने आपसे टाइम माँगा था। एक ज़रा मैं थोड़ी किडनी जी स्टोन सर। के पर्सपेक्टिव से भी बात कर दूँ, ठीक है? हम्म। ये एक पेपर है जो कि द रोल ऑफ फ्लूइड इनटेक इन द प्रिवेंशन ऑफ किडनी स्टोन डिजीज़, यानी कि किडनी स्टोन डिजीज़ को अगर प्रिवेंट करना है तो रोल ऑफ फ्लूइड इनटेक क्या है? अच्छा, ये क्या है कि ये दिस इज़ अ सिस्टमैटिक रिव्यू ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स। सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है कि पिछले, यानी कि ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 20 सालों में पेपर्स जो। जितनी हम्म। स्टडीज जो हैं पब्लिश हुई हैं, फर्ज करें फ्लूइड इनटेक का रिलेशन विद किडनी स्टोन डिजीज का, उनकी समराइजेशन, इसको मेटा रिव्यू पेपर भी कहती है। दिस इज अ मेटा एनालिसिस पेपर, जो कि पिछले 20 सालों की स्टडीज के ऊपर क्या कहते हैं बेस्ड है। ठीक है जी? और क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक दो स्टडी के ऊपर उन्होंने ये बात की हो। ठीक है जी? अच्छा जी, मैं जरा इसके अंदर बात करता हूँ बड़ी सीधी-सी, और बड़ी ऑब्वियस बातें हैं, लेकिन मतलब ये है कि लोगों का पूरा हक है कि वो पूछे कि जी किसी पेपर में, किसी साइंटिफिक स्टडी में ऐसी बात लिखी हो कि नहीं लिखी हुई, मगर ये बेसिकली जो बातें आगे होने जा रही हैं, ये टेक्स्ट बुक की बातें हैं, इनके लिए आपको पेपर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि आपने माँगा, तो हम आपको दिखा रहे हैं। वो कहते हैं जी, स्टोन फॉर्मेशन हैज़ बीन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ फ्लूइड इनटेक एंड इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। फ्लूइड इनटेक जब आपका कम होता है, वो मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी स्टोन के लिए।
क्यों? वजह भी बताते हैं। लो फ्लूइड इनटेक लीड्स टू रिड्यूस्ड डायूरेसिस रिजल्टिंग इन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है, उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है। क्यों? उससे क्या है यानी बेसिकली। उसमें उसमें मिनरल या सॉलिड कंटेंट बढ़ जाता है, यस, मतलब जिसको आप आगे यही कहेंगे। बात हो रही है। दिस मे लीड टू सुपर सैचुरेशन ऑफ मिनरल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। वही जो सुपर सैचुरेटेड जो मिनरल्स हैं वही क्रिस्टलाइज करके स्टोन्स बनते हैं। और मोस्ट कॉमन फॉर्म, डॉक्टर तो हमारे मेडिकल डॉक्टर तो जानते होंगे, वो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म 80% जो किडनी स्टोन्स है उनकी वजह से होते हैं। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। अब वो एक जो रिकमेंडेशन क्या है किडनी किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करने के लिए, वो कहते हैं द एग्जिस्टिंग रिकमेंडेशन इज टू एम टू ड्रिंक इनफ to have a urine output of between 2 and 2.5 liters per day। यूरिन आउटपुट तकरीबन 2.5 लीटर्स की होती है। एक एवरेज जो आपका, मतलब हर लैब बीकर मुख्तलिफ साइज का होता है, लेकिन जो एक ग्लास के साइज का बीकर होता है वो 250 ml का ही होता है। ठीक है, जो आप एक ग्लास समझ लें 250 ml का है जिस तरह होता है। तो आप समझिए कि इसका क्या मतलब है कि आपको कम से कम 10 ग्लास बराबर यूरिन आउटपुट होनी चाहिए। यूरिन यानी आउट 1.5 लीटर वाली एक बोतल फुल, और दूसरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो 2/3 फिल होनी चाहिए, इतनी चाहिए आपको, और ये इतना यूरिन। यूरिन हाँ आउटपुट की बात कर रहा हूं। अब आप खुद देख हाँ। लें कि एक दफा जो आप बाथरूम में विजिट करते हैं तो उस कितना वॉल्यूम है और कितने विजिट्स हैं। क्या आप 10 ग्लास के बराबर यूरिन एक्सक्रीट करते हैं? ठीक है, खास तौर पर अगर जिस तरह हम बात गर्मियों के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि दिन लंबे हैं, रातें छोटी हैं, अफ्तारी और सहरी के दरमियान कम है टाइम, आपको लगता है कि विद दैट लेसर अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक यू कैन एक्सक्रीट अबाउट 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आउटसाइड लाइक इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ऐसे हो सकता है। और जहां मामला ये आप कितना पानी पिएंगे उस छोटे से अरसे में। ठीक है। अच्छा, सर्दियों में रातें लंबी हैं, उसमें तो पानी पीना सर्दियों में और मुश्किल हो जाता है। हाँ। सर्दियों में और मुश्किल हो जाता है। खैर, तो पॉइंट ये है कि दिस इज द रिकमेंडेशन कि आपको 2.5 लीटर पर डे यूरिन एक्सक्रीट करना है। ठीक है। आप इसको इस तरीके से वाटर इनटेक के पर्सपेक्टिव से ना सोचें। अगर फर्ज करें आप कोई फ्रूट खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल तरबूज खा रहे हैं, वाटरमेलन है, उसमें बड़ा वाटर कंटेंट होता है। आप अगर ऑरेंज खा रहे हैं, उसमें वाटर कंटेंट होता है। तो इनटेक तो वाटर फ्लूइड डिफरेंट फॉर्म्स में आपका आ सकता है, लेकिन जो आउटपुट है ना, वो 2.5 लीटर यूरिन आपको एक्सक्रीट करना बाहर। इस पे आपको करना है। क्या आप ये करते हैं? इसको याद रखें। तो आप, मैं बड़ा हैरान हुआ कि अगर वो सेकंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट भी थी, दिस इज हाई स्कूल स्टफ, यू डू नॉट नीड टू बी अ मेडिकल डॉक्टर फॉर दैट। ठीक है जी। एक तो बात ये होगी कि ये तो इस स्टडी की डिकंस्ट्रक्शन हो गई, और उसमें हमने क्लॉटिंग फैक्टर को एस्टैब्लिश किया, और उस पेपर के अंदर मैं अगेन तीसरी दफा कह रहा हूं कि देयर इज एन eerie साइलेंस अबाउट दैट फाइंडिंग ऑफ देयर ओन। आई थिंक कि ये उन ऑथर्स को, अगर मैं तो एक बड़ा मामूली सा तालिब इल्म हूं, अगर कोई और कोई पढ़ा लिखा आदमी है वो एक लेटर भी लिख सकता है, वो लेटर टू एडिटर भी लिख सकता है कि जी इस फाइंडिंग के ऊपर उन्होंने क्यों नहीं बात की। ठीक है जी। बहरहाल, जो उन्होंने फाइंडिंग्स दिखाई भी हैं, उन्होंने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि अगर पानी वो पी लें साथ, तो ये वाली चीजों में डेटा डिफरेंट हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ही नहीं है। ठीक है। सो देयरफॉर वो बातें कर रही थी ना कि जी वो बात, आपकी जो कोई बात है वो कोई गलत साबित हो गई, भाई उनका रिसर्च क्वेश्चन ही डिफरेंट था। जब रिसर्च क्वेश्चन डिफरेंट होता है तो ये कि जी वो 1 महीने बाद आई है, वो 2022 के दिसंबर में आई है, वो 2022 का वो पेपर था। जब वो डिफरेंट क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं तो बेसिकली वो एक दूसरे को इनवैलिडेट नहीं कर सकते। इन एनी केस, मेरा मसला ये है कि वो क्लॉटिंग फैक्टर एफ के बारे में, फैक्टर एक्स जिसे F10 भी कहते हैं, उसके बारे में खामोश क्यों है। और इतना बड़ा रिस्क फैक्टर जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो थे वो पेशेंट्स, उनको उन्होंने इतने बड़े रिस्क में डाला। अच्छा जी गालिब, आगे चलें। जी सर, मैं कुछ कंक्लूड आपकी अभी ये बात। ये वाली नहीं, ये टॉपिक उनका पेपर कंक्लूड है, लेकिन मैं थोड़ा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा चलें, मैं स्क्रीन शेयर को बंद कर दूं, अब यहाँ नहीं नहीं, चलता रहे। अभी 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 चलता रहे,
अभी चलता है, अच्छा, जी, जी, ठीक है? चलें, चलें, चलें। मैं जल्दी करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब हाथ आए हुए हैं सारे ये पेपर, एक दफ़ा मैंने वो आर्काइव में से इकट्ठे किए हैं, तो हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं गो थ्रू करता हूँ इस पेपर को, ठीक है जी। ये है जी, अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है? हुँ, टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग क्या है? टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग ये है कि आप किसी एक खास टाइम के दरमियान, वो 6 से 7 घंटे का टाइम फ्रेम हो सकता है, उस दौरान आप खाते हैं और बाकी आप क्या कहते हैं खाते नहीं है, वैसे आप पानी-शानी पी सकते हैं, ठीक है? यानी उन्होंने जिस तरह ये एक पैटर्न दिखाया है, ये एक आम अमेरिकन ईटिंग पैटर्न है। और रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग का एक पैटर्न क्या हो सकता है कि आप सुबह 8 बजे नाश्ता करें और 8 बजे से 2-3 बजे तक क्या कहते हैं खाना खा लें। बेसिकली अर्ली डिनर आपने 3 बजे डिनर कर लिया है, इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। और बाकी यानी ये 6-7 घंटे की विंडो है, बाकी आपने 18 घंटे जो है वो कुछ नहीं खाया, और ज़ाहिर बात है कि इस दौरान आप सो रहे हैं, जो आपका एक्टिव टाइम है उसके दौरान आप खा रहे हैं, दिन के वक़्त खा रहे हैं, ठीक है? और कुछ उसमें कुछ 8 घंटे उसमें हैं, वो 18 घंटों में से 8-9 घंटे वो होंगे जो आप सो रहे हैं। इसकी वजह से क्या कुछ होता है? इसकी वजह से ये कुछ होता है कि जिनको प्री डायबिटिक है या अर्ली स्टेज डायबिटीज है, खासतौर पे टाइप 2 की तरफ, उसमें होता क्या है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, टाइप 1 डायबिटीज के अंदर तो ये है कि आपकी इंसुलिन पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाते, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है उसके अंदर पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहे होते हैं, मगर ये समझें कि एक्स अमाउंट ऑफ शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा इंसुलिन दरकार होती है, तो उसको कहते हैं कि जी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई है, या यू हैव बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट, यानी आपको सेम अमाउंट ऑफ शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए अब ज्यादा इंसुलिन की जरूरत है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी टाइप 2 डायबिटीज जो है वो कंट्रोल हो रही है, ठीक है? ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग जो है ये बीटा सेल की फंक्शंस को भी इंप्रूव करती है। बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं पेनक्रियाज में, ब्लड प्रेशर को भी कम करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करती है, ठीक है? आप डिटेल में क्या कहते हैं अगर ये स्टडी बीच में जाके देखना चाहते हैं तो उसके अंदर भी मेरी स्टूडेंट से ये रिकमेंडेशन ये है कि सिर्फ टाइटल ना पढ़ा करें, ठीक है? सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ना पढ़ा करें, ज़रा मेहनत किया करें और जाके पेपर को अंदर से भी ज़रा पढ़ा करें। तो इधर से इस सेक्शन में आप देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग जो है ये इंसुलिन लेवल्स जो है वो कम करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, ठीक है? फॉर इंस्टेंस उन्होंने ये लिखा है कि वी आल्सो इन्वेस्टिगेटेड द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग ऑन ओजीटीटी, ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, डिराइव्ड इंडिसेस ऑफ बीटा रिस्पॉन्सिवनेस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये दोनों चीजें उससे इंप्रूव हुई और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हुई और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ी। तो ये क्या है? ये तो कोई भी आदमी एक पैटर्न फॉलो कर सकता है कि सुबह 8-9 बजे से अपने दिन का आगाज करे, खाना पीना शुरू करे, ब्रेकफास्ट करे, 3-4 बजे तक खाए, 5 बजे तक खाए, उसके बाद कुछ ना खाए, पानी-शानी पीता रहे। इसका कोई रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। इसके आपको क्या कहते हैं फायदे होंगे इन द लॉन्ग रन, ठीक है जी? अब मैं ज़रा एक और बात कर दूं कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के पर्सपेक्टिव से सिर्फ ये एक स्टडी नहीं है, इस पर एनिमल मॉडल्स के अंदर भी बहुत काम हुआ है, ठीक है जी? कि मैं एक और पेपर क्या कहते हैं ये आपके सामने मैंने रखा है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड मेटाबॉलिक हेल्थ पेपर है। इसके अंदर जाके आप अगर इसके की एरियाज जो कुछ देखें तो आपको पता लगेगा कि एनिमल मॉडल्स में भी टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग प्रिवेंटेड ग्लूकोज इंटॉलरेंस, फैटी लिवर एंड डिसलिपिडीमिया, ठीक है जी? और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ माइस। इंसानों में बेबहा स्टडीज मौजूद हैं। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग रिजल्टेड इन अ डिक्रीज्ड एनर्जी इनटेक, बॉडी वेट, बॉडी फैट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लूकोज टॉलरेंस एंड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। इस पेपर के 24 से लेकर 28 तक रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, ठीक है जी? ये तो ये बात होगी क्योंकि मैं एक आइसोलेटेड स्टडी नहीं रिस्ट्रिक्टेड टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग की पेश कर रहा था। इस पर लिटरेचर इज अबंडेंट। अब हम कुछ 5 मिनट लगाते हैं एवोल्यूशनरी ओरिजिन के ऊपर और समझने के लिए कि ये अगर फास्टिंग या रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग से अगर आपको फायदे हो रहे हैं कुछ, तो उसके पीछे गेम क्या है,
ऐसा हो क्यों रहा है? साइंस सिर्फ ये नहीं है कि आपने ब्लैक बॉक्स के तौर पर स्टडी कर ली, ये एक पहला कदम है कुछ समझने के लिए कि अच्छा अगर ऐसा कुछ काम करें तो उसके नतीजे में ये फायदे होंगे, ये पहला कदम है। लेकिन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप ये समझें कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो मुझे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है रिलीजियस लोगों को कि वो आपको इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन समझ आएगा। तो एक चीज़ है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक स्विच, जो कि स्टार्वेशन के थ्रू जब आप एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जब आप नहीं खाते तो आपका यू गो इन अ डिफरेंट मोड, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक स्विच। और उसके ऊपर ये पेपर है फ्लिपिंग द मेटाबॉलिक स्विच। ठीक है, मैं इसमें आपके सामने कुछ सेंटेंसेस पढ़ना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि इमर्जिंग फाइंडिंग सजेस्ट दैट द मेटाबॉलिक स्विच फ्रॉम ग्लूकोज टू फैटी एसिड डिराइव्ड कीटोन्स, यानी आमतौर पर आपकी एनर्जी जो आपको सप्लाई कर रही है दिमाग को या किसी को भी, वो आपको ग्लूकोज इज द एनर्जी करेंसी। ठीक है, लेकिन जब आप कुछ अरसे खाते नहीं हैं तो आप एक दूसरे मोड में चले जाते हैं, जो आपके अंदर जो स्टोर्ड फैट्स होती हैं, ठीक है, वो फैटी एसिड से खास तौर पे कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं जो कि दिमाग को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। तो यू मूव फ्रॉम दैट ग्लूकोज करेंसी टू कीटोन करेंसी। तो दिस इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक स्विच। ये क्या चीज है? द मेटाबॉलिक स्विच फ्रॉम ग्लूकोज टू फैटी एसिड डिराइव्ड कीटोन्स represents an evolutionarily conserved trigger point that shifts metabolism from lipid cholesterol synthesis and fat storage। यानी आमतौर पर तो आपने ग्लूकोज आपकी एनर्जी करेंसी है, लेकिन फैट स्टोरेज मोड में आप रहते हैं, इस्तेमाल ग्लूकोज होती है। कहां से फैट स्टोरेज से मूव करते हैं किस तरफ? टू मोबिलाइजेशन ऑफ फैट थ्रू फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड डिराइव्ड कीटोन्स। आप उस मोड में स्विच कर जाते हैं। इसमें जिस तरह मैंने कहा, आई एम गोइंग फास्ट क्योंकि जाहिर बात है मैंने अभी 5-1 मिनट और लगेंगे कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को समझें कि क्या मामला है। और मैं सिर्फ आई विल जस्ट रीड इट आउट, पेपर तो उन्होंने लिख दिया है। ठीक है जी, ये टेक्स्ट साइज छोटा तो नहीं है? ये टेक्स्ट साइज थोड़ा छोटा ही है, बट आई थिंक के थोड़ा क्या उसे आप इससे बड़ा कर नहीं पाएंगे मेरे ख्याल है। नहीं, हाँ, अब मैं यही बड़ा है कर मेरे रहा ख्याल हूँ, मैक्सिमम। मैं हाँ बड़ा कर ठीक रहा है, हूँ। अब सही ठीक है, है, अब सही है, पढ़ा जा रहा है। जरा मैं ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है ना आपके सामने सिर्फ पढ़ना चाहूंगा। ठीक है जी, और आप गालिब बीच में चाइम इन करें जहां आपको, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बात क्या हो रही है? वो कह रहे हैं कि जी मैनी एनिमल्स इन द वाइल्ड रेगुलरली एक्सपीरियंस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड्स विद लिटिल और नो फूड। ठीक है, रोजाना तो शिकार मिलता नहीं है, ठीक है, इन द वाइल्ड जानवरों को। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में समझिए कि किस एवोल्यूशनरी प्रेशर से वो गुजर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, पैक्स ऑफ वुल्व्स, वुल्व से वो शुरू कर रहा है। कई कई दिन वो बेचारे भूखे रहते हैं। जी 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 जी, देखिए ना, वो आपको बताएगा जो पैक्स ऑफ वुल्व्स हैं उनका जाहिर बात है कि शिकार तो उनसे रोज होता नहीं है। वो कहते हैं पैक्स ऑफ वुल्व्स इन द नॉर्दर्न रॉकी माउंटेन्स ऑफ द यूएस टिपिकली किल प्रे सच एज डियर, एल्क और बाइसन ओनली वंस एवरी 1 और 2 वीक्स। यानी कि 2 हफ्ते गुजर जाते हैं कि उनके हाथ ये शिकार आता है। Of course, their success depends upon their brains and bodies functioning at a high level so they can work with their pack mates to formulate and execute a strategy to capture and kill the prey animals। जाहिर बात है कि दिमाग के अंदर सारी प्लानिंग वगैरह वो तो दरकार है ये शिकार करने के लिए। In order to survive in such environments, animals have to possess the ability to quickly shift their metabolism from lipidogenesis, जिसका मतलब है कि फैट को स्टोर करना, बनाना और स्टोर करना, to fat mobilization for जिसमें वो energy। फैट को यूज करते हैं। हाँ, एनर्जी दूसरे पाथवे से फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन उसके थ्रू जिससे वो कीटोन्स बनाते हैं। ये जो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी है, दिस इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स इन फैट डिपोज व्हेन फूड इज अवेलेबल एंड देन परफॉर्म एट अ हाई लेवल ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स व्हेन फूड इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, accordingly those individuals whose brains and bodies performed optimally in a food deprived or fasted state would have a survival advantage। ठीक है, और फिर उसके बाद अर्ली ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर भी knowledge of early human evolution and data from recent studies of hunter gatherer society suggests that humans evolved
in environment where they intermittently experience extended periods with little or no food. तो ह्यूमंस के ऊपर भी वो प्रेशर थे। पहली बात यह है कि इस मोड में जाना कि आप फैट को स्टोर करें और फिर उस स्विच को फ्लिप करना कि आप उस स्टोर्ड फैट से एनर्जी क्या कहते हैं दूसरी फॉर्म में दूसरी करेंसी में एनर्जी को यूज करना शुरू करें। ये सिवाय एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बिल्कुल बात की समझ नहीं आएगी। एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में उस अनसर्टेन एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जहां आपको ये नहीं पता कि आज मुझे शिकार मिलना है कि नहीं मिलना, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात समझ में आती है। गॉड मॉडल में इस स्विच का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज गॉड तो आप कहते हैं राजिक है, रिस्क देने वाला है, वो तो पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है। उसमें तो एक इंटरमिटेंट लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड गॉड के साथ तो नहीं क्या कहते हैं जानवरों के कॉन्टेक्स्ट में अलाइन कर सकती, क्योंकि गॉड तो रिस्क देने वाला है। ये कि जी फैट स्टोरेज मोड में इन द फर्स्ट प्लेस जाना है और फिर स्टोर्ड फैट्स को यूज करना है, ये एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में समझ में आती है। गॉड मोड में, गॉड हाइपोथेसिस के अंदर नहीं समझ आती। तो अगर कोई आपको आइंदा से ये बताए, स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ कि जी फास्टिंग या स्टारवेशन में जाने से आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होने हैं, ठीक है, तो वो कहें हाँ कुछ सूरत में हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा लिटरेचर मौजूद है। तो आपको उसके लिए आपको एवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। गॉड हाइपोथेसिस के साथ रोजे में फायदा हेल्थ बेनिफिट्स अलाइन ही नहीं करता। पहली बात इधर से डिस्पोज ऑफ करें। उसके बाद गालिब में एक आखिरी पेपर सिर्फ मैंने रिव्यू करना है और उसके बाद आई थिंक आई विल बी डन वेरी क्विकली। इसको जोड़ते हैं सारी कहानी को कि ये जो है सिचुएशन, ये आपको अगर आप ये फाइलोजेनेटिक ट्री देखेंगे तो वो जो जीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस मोड में, ये फास्टिंग मोड में जाकर एनर्जी की करेंसी को बदलने में, ठीक है, ये बड़ी ही कंजर्व्ड जीन्स हैं जो कि सिर्फ मैमल्स में नहीं है। आपको पीछे चलते जाए अर्ली ऑन, वो ही क्या कहते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, कंजर्व्ड रोल ऑफ SIRT1 ऑर्थोलॉग्स। SIRT1 जीन का नाम है, यू आर फेमिलियर विद दैट, आई विल डिफाइन व्हाट इट इज। ऑर्थोलॉग्स वो जीन होती हैं जो कि उनमें अगर थोड़ी सी कोई म्यूटेशन आई भी है ना, लेकिन अक्रॉस स्पीशीज वो बाय एंड लार्ज वही फंक्शन सर्व कर रही होती है, ठीक है। तो ये वाली जो जीन है, ये फास्टिंग डिपेंडेंट इनहिबिशन ऑफ द लिपिड कोलेस्ट्रॉल रेगुलेटर जो है, उसको ये समझे कि एक फैक्टर है जो कि कोलेस्ट्रॉल और लिपिड की सिंथेसिस और फैट स्टोरेज को एनहांस करता है। उसको एक और जीन है जो फास्टिंग के दौरान एक्टिवेट होकर उनको डाउन रेगुलेट करती है या स्विच ऑफ करती है, जिसकी वजह से आप स्टोरेज मोड से निकल के यूजेज मोड में आते हैं, ठीक है जी। अब ये SIRT1 क्या बला है, यू नो दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। यही वो SIRT2 जीन्स हैं जिनके बारे में बात होती है। और ये आप जाएं तो आपको पता लगेगा कि ये जो SIRT2 जीन जो है, ये चलते चलते आपकी उधर तक है, उसकी लिनिएज जाकर राउंड वर्म्स में और बाकी यूकैरियोट्स में भी आपको जाकर एंसेस्ट्री इसकी मिलती है। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं, इन्होंने जो स्टडी की हुई है, तो उससे आपको पता लगेगा कि ये एक एवोल्यूशनरीली कंजर्व जीन है। थोड़ा मैं पढ़ देता हूं यहां से। डिफरेंट जानवरों के अंदर कि several studies in rodents, mice related studies have shown that SIRT1 is indeed involved directly in modulating animal metabolism in response to fasting cues। ठीक होगी बात, फास्टिंग क्यूज के रिस्पॉन्स में SIRT1 एक्टिवेट होती है। आप वैसे देख लें कि जी जो एडिपोज सेल्स हैं, जो फैट के सेल्स हैं, उनमें इट इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ लाइपोजेनिक यानी अगेन फैट प्रोड्यूसिंग एंड फैट स्टोरिंग रिसेप्टर्स। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आप उसको फास्टिंग से ही ट्रिगर करें, ठीक है। जो आपके जो SIRT2 हैं, जिनका ना मोर ओवर स्मॉल मॉलिक्यूल एक्टिवेटर्स ऑफ SIRT2 सच एज बड़ा मशहूर जो रेसवेरेट्रॉल है, जो पॉलीफिनोल रेसवेरेट्रॉल है, वो SIRT1 एक्टिवेटर्स हैं, यानी वो SIRT1 को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो अगर आप लेंगे तो इट अपीयर्स टू एक्ट एज फास्टिंग मिमेटिक्स, यानी कि आप मिमिक कर सकते हैं फास्टिंग को और आप फैट मोबिलाइजेशन को ट्रिगर कर सकते हैं थ्रू दैट पाथवे। ठीक होगी बात। तो एक तो यहां भी बात
जो नई रिसर्च किस तरफ जा रही है, खैर ये सर्टुएन भी कोई नई रिसर्च नहीं है, पिछले 20 साल पुरानी है, ठीक है, वो हम डेव सिंक्लेयर की कई दफ़ा हमने बात की है। ये बड़ी बात यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ा रखकर ही यहाँ भूखे रहकर उनको ट्रिगर हाँ करें, देयर आर अदर शॉर्टकट्स एज़ वेल जिसके थ्रू आप वही पाथवे कर सकते हैं ट्रिगर, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी हाँ जी, ऑल टुगेदर दीज फाइंडिंग दैट कंसिस्टेंट विद एन एसेंशियल रोल ऑफ SIRT1 इन कंट्रोलिंग लिपिड कोलेस्ट्रॉल होम्योस्टेसिस एटलीस्ट इन रोडेंट्स। रोडेंट्स में तो बड़ा कॉमन था, माइस में बड़ा कॉमन था। इस ग्रुप ने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने वो राउंड वर्म के साथ किया, ठीक है, और राउंड वर्म की वो जो स्पीशीज है उसका नाम है ये सी एलिगेंस। वो कह रहे हैं फास्टिंग ऑफ वाइल्ड टाइप सी एलिगेंस results in strongly decreased levels of lipids in intestines जो कि फास्टिंग मोड में हो। लेकिन अगर ये नॉकआउट कर दें इस जीन को, आपको पता है कि जीन्स को नॉकआउट करने का तरीका हाँ होता है, नॉकआउट किया जाता है। अगर वो SIRT1 को नॉकआउट कर देना, ठीक है, तो उस सूरत में स्ट्राइकिंगली नीमाटोड्स नल फॉर द SIRT1 ऑर्थोलॉग। नल फॉर द SIRT1 ऑर्थोलॉग का मतलब ये कि जहां उन्होंने SIRT1 जीन को नॉकआउट किया, they exhibit high levels of lipids under both fed and fasted conditions. यानी it is not fasting that is causing it, it is SIRT1। ये establish करती है बेसिक इस राउंड वर्म के मॉडल के अंदर कि उनके अंदर भी एक तो यही कंजर्व SIRT1 जीन्स है, और ये फास्टिंग दरअसल वो एक ट्रिगर पॉइंट है जो कि SIRT1 को एक्टिवेट करती है। असल में चक्कर SIRT1 का है। तो अगर आपके अंदर SIRT1 उन्होंने वो कर दी है नॉकआउट, तो फास्टिंग से भी कुछ नहीं होने लगा, ठीक है जी, इस बात को याद रखें। तो इट इंडिकेट्स दैट SIRT 2.1 is required for the decreased lipid synthesis and or storage in response to fasting cues। ठीक हो गई बात। अब आपका सवाल होना चाहिए कि क्या ये इंसानों में है कि नहीं SIRT1 की जीन। तो मुझे गालिब ये बताइएगा कि मेरी बाकी स्क्रीन तो नहीं नजर आ रही? नहीं 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 आ रही ना, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि ये जाकर आप देखें। आप स्क्रीन चेंज कर लें, मैं ठहरें। अच्छा नहीं हाँ कोई बात हाँ। ये जो लोग इसमें जरा कोई काम करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, उनको पता है कि एक यूनिवर्सल प्रोटीन डेटा बेस है जिसको यूनिप्रॉट कहते हैं, यूनिप्रॉट नॉलेज बेस। गोल्डन जीन्स। यूनिप्रॉट नॉलेज बेस के अंदर जाकर ये इंटरनेशनली मेंटेन्ड डेटाबेस है जहां आप जाकर बहुत सारी स्पीशीज के अंदर डिफरेंट जीन्स को उनके बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ह्यूमन के अंदर, होमोसेपियंस के अंदर SIRT1 मौजूद है, एग्जैक्टली वही SIRT1 जो कि उस नीमाटोड के अंदर, जो उस राउंड वर्म के अंदर वही जीन मौजूद है। आप अगर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो जरा सर्च कर लें कि जी क्या कहते हैं, कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है। Substantial. इसमें डेविड सिंक्लेयर is also doing the research. हाँ जी, वो मैंने वो SIRT1 की उसी की बात की थी। मैं एक बात बस दिखा के, तो मैं बस आई एम कंक्लूडिंग इन अराउंड 30 सेकंड्स। तो ये देखें, जो क्रोमोसोम नंबर 10 के ऊपर ह्यूमन के अंदर ये SIRT1 जीन है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जाहिर बात है कि अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने SIRT1 को ही लुकअप जाके मैंने पुल अप किया है इस यूनिप्रॉट नॉलेज बेस में, पैन ट्रोग्लोडाइट्स में, जो कि हमारे चिंपैंजीज हैं, ठीक है। चिंपैंजीज के अंदर चेक करें कि SIRT1 कौन से क्रोमोसोम पे है। क्रोमोसोम नंबर 10, उस 10वें क्रोमोसोम पर चिंपैंजीज में भी SIRT1 की जीन है, जो कि क्या कहते हैं आपकी उसमें है, इंसानों में है, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर कि मैं इंसानों वाली नहीं दिखा रहा, मैं आपको ये पैन ट्रोग्लोडाइट्स चिंपैंजी के अंदर ही दिखा रहा हूँ। तो आप राउंड वर्म्स को देख लें, आप चिंपैंजीज को देख लें, आप इंसानों को देख लें, सब में ये SIRT1 जीन्स ये कंसर्व हुई है, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी रोल प्ले करती है। वो क्या रोल है? वो मेटाबॉलिक स्विच की तरफ, मेटाबॉलिक स्विच को फ्लिप करना है फ्रॉम फैट स्टोरेज मोड टू फैट मोबिलाइजेशन, और जिसकी वजह से फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका कम होता है और फायदे भी होते हैं, ठीक है जी। डाइटिंग जो आप करते हैं, जितने फायदे होते हैं उनके इन्हीं से रिलेटेड है। रोजेदारी में जो फायदे हैं वो इससे रिलेटेड है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्टॉप कर रहा हूँ, सारे फायदे इधर से रिलेटेड हैं। शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन
इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगेन अगर फास्टिंग से कुछ फायदे हो रहे हैं तो वो पानी पीकर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको डॉन टू डस्क की जरूरत नहीं है। आपको दिखाया कि रिस्ट्रिक्टेड जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग है या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है, उसके थ्रू वो फायदे हो सकते हैं। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो सकती है। वो क्यों हो रही है उसको समझना है तो आपको एवोल्यूशन की लाइट में समझना पड़ेगा, not in the light of God hypothesis. God hypothesis is utterly incapable to explain any health benefits in with intermittent fasting even. लेकिन evolution आपको वो समझाती है, ठीक है जी। और ये देख लेंगे, ये जीन भी ये साबित कर रहा है कि आपका और टेप वर्म का भी एक टाइम पे, ग्राउंड वर्म का भी एक टाइम पे एक कॉमन एंसेस्टर था। कितने मिलियन साल, ये डायनासोर से भी पहले की बातें हैं भाई, रेप्टाइल से भी पहले की बातें हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये 550 मिलियन साल पुरानी बातें हैं, शायद उससे भी पुरानी हो, हम कुछ भी नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है, तो इतनी पुरानी बातें। हमने टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सारा एक होलिस्टिक जो है ना एनालिसिस करना जरूरी था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।